बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 44, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर सम टाइम इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस्मान लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद जमाल लिमिटेड, फॉलोइंग आर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, उस्मान लिमिटेड विल सेल रुपीज़ 5,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A24 फॉर एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 5 months to Jamal Limited beginning from October 2016. Sir, 5,000 products every month फॉर द नेक्स्ट 5 month, तो टोटल 25,000 यूनिट्स हम प्रोवाइड करेंगे किनको, जमाल लिमिटेड को। ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट इज सेट एट रुपीज़ 1.2 मिलियन। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में चार्ज कर रहा हूँ 1.2 मिलियन फॉर 25,000 गुड्स। तो पर यूनिट कॉस्ट जो है मेरी, पर यूनिट सेलिंग प्राइस जो है मेरी, वो ₹48 पर यूनिट आ गई। ठीक है जी। फिर उसके बाद जमाल लिमिटेड विल प्रोवाइड 2 मशीन्स टू उस्मान लिमिटेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। One machine will be provided at the inception of the contract and the other one will be provided in the January next year. अच्छा जी, इसका क्या मतलब हुआ सर? ये कौन है? ये है उस्मान, सही। ये जमाल। कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके का है कि हम इनको सेल करेंगे 25,000 यूनिट्स, और जिसके लिए हम इनसे टोटल चार्ज करेंगे रुपीज़ 1.2 मिलियन। ठीक। अच्छा, जवाब में ये हमें कितने 2 मशीन सेल करेंगे, और इन मशीन के लिए हम इनको पे कर रहे होंगे रुपीज़ 240,000 रुपीज़। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं इसको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि सर ये मेरी एक सिंपल सेल्स की ट्रांजैक्शन है और ये मेरी सिंपल एक परचेज़ की ट्रांजैक्शन है। मैं सेल अपनी रिकॉर्ड करूंगा, अकाउंट रिसीवेबल या कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और सिमिलरली मशीन्स के लिए मैं रुपीज़ 240,000 से मशीन्स डेबिट और अल्लाह भला करे कैश क्रेडिट कर दूंगा। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट के पास अगर मैं जाऊँ, रिक्वायरमेंट क्या बोलती है कि जर्नल एंट्रीज फॉर रिपोर्टेबल इवेंट्स above if the fair value of the machine provided by the Jamal Limited is rupees 240,000 for both machine। ठीक सर, जो 2 मशीन वो हमें दे रहे हैं जिसके लिए हम उनको 240,000 पे कर रहे हैं, उनकी फेयर वैल्यू भी 240,000 है। तो बहुत आसान सी ट्रांजैक्शन ये तो ट्रीट होगी। कैसे करूँगा मैं? पहली एंट्री में पास करूँगा अक्टूबर 2016 को, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट मंथ टू जमाल लिमिटेड फ्रॉम अक्टूबर 2016। क्या एंट्री पास करूँगा? अच्छा, कैश की रिसीट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रख लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितने से सर? 5,000 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ रुपीज़ 48 पर यूनिट। तो ये हमारे पास फिगर बनती है 240,000 रुपीज़। ठीक। अच्छा, मशीन्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि 1 मशीन विल बी प्रोवाइडेड एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अक्टूबर को मैंने एक मशीन रिसीव कर ली होगी एंड दी अदर वन विल बी प्रोवाइडेड इन जनवरी नेक्स्ट ईयर। तो अक्टूबर को ही मैं अपने पास पीपीई यानी मशीन डेबिट करूँगा और कैश क्रेडिट कर दिया। कितने से? 200। मैंने अभी एक मशीन रिसीव करी है, तो 240,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 120,000 आ जाएगा। आप इसको कैश भी लिख सकते हैं, आप इसको पेबल भी लिख सकते हैं, योर चॉइस। ठीक, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। अच्छा, फिर अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा। नवंबर 2016 में मैं फिर से क्या एंट्री पास करूँगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 240,000 से, सही। सेम एंट्री दिसंबर 2016, जनवरी 2016। अच्छा, दिसंबर में एक एंट्री की एंट्री अगर मैं पास करूं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 240,000 से। फिर 2016 में भी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 240,000 से। अच्छा, इस दिन हमें दूसरी मशीन रिसीव हुई। दूसरी मशीन हमने एंटर करी अपने पास मशीन डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट 120,000 से।
120,000 से। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में फरवरी 2016 में पास करूँगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 240,000 से, और साथ ही साथ मैं यहीं पे अपना कैश भी रिसीव कर लेता हूँ, तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1.2 मिलियन से। ठीक है जी। तो ये तो नॉर्मल सी एक ट्रांजैक्शन थी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। दूसरी वाली के पास अगर हम आए, दूसरी वाली के बारे में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द मशीन प्रोवाइडेड बाय द जमाल लिमिटेड इज़ ₹160,000 फॉर बोथ मशीन्स। सर हम जो प्रोडक्ट एक ख़रीद रहे हैं उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ 160,000 पे कर रहे हैं, 160,000 की उसकी वर्थ है। ठीक है। अच्छा, हम कितने पे कर रहे हैं उसके लिए? हम पे कर रहे हैं 240,000। तो सर यहाँ पे मुझे एक हिडन पेमेंट नज़र आती है। एक चीज़ है जो 2,40,000 रुपये की है, 1,60,000 रुपये की है, लेकिन उसके लिए मैं 2,40,000 रुपये पे कर रहा हूँ, तो मतलब मैं उसको कुछ एडिशनल पैसे दे रहा हूँ। वो एडिशनल पैसे मेरे क्या कहलाएंगे? वो एडिशनल पैसे कहलाएंगे मेरी कंसिडरेशन टू कस्टमर 80,000 रुपीज़। ठीक हो गया। अच्छा, अगर कंसिडरेशन टू कस्टमर आती है तो क्या तरीक़ेकार होता है? स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है कि सर आप एक रेशो निकाल लीजिए। रेशो कैसे निकलेगा? जो देने हैं अपॉन जो लेने हैं। सर यार की वर्डिंग्स हैं। कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड, कितने कंसिडरेशन, कितने का हमें एसेट रिसीव हो रहा है? सर टोटल एसेट जो रिसीव हो रहा है, सॉरी जो हमें पे करने हैं वो टोटल हमने पे करने हैं 80,000 डिवाइडेड बाय जो रिसीव हमने करने हैं वो है 1.2 मिलियन। तो इन दोनों से अगर मैं परसेंटेज निकालता हूँ मेरे पास आती है 6.67%। ठीक हो गया। अब एंट्रीज कैसे पास करना शुरू करूँगा मैं? अक्टूबर 2016 को मैं अपनी पहली एंट्री पास करूँगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। बल्कि इससे पहले एक एंट्री और रह गई मेरी। एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मुझे CTC एसेट भी वो बुक करना है, CTC एसेट डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट 80,000 रुपीज़ से। अब ओवर द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैं इस 80,000 की कंसिडरेशन को अपने पास एज एन एक्सपेंस बुक करता चले जाऊँगा। तो अक्टूबर 2016 को जब मैंने सेल्स करी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 240,000 से। सही। क्रेडिट में सेल्स भी आएगी और क्रेडिट में CTC एसेट भी आएगा। सही। 6.67% है अगर, तो इसका मतलब 93.33% सेल्स के तौर पे रिकॉर्ड होगा और 6.67% CTC एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होगा। तो 240,000 मल्टीप्लाई बाय 93.33%, ये मेरे पास फिगर आती है 223,992। और डिफरेंसिंग फिगर बनती है 16,008। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ साथ जो मशीन रिसीव करी है उसकी कुछ ना कुछ तो फेयर वैल्यू है ना, सारा का सारा तो कंसिडरेशन फ्रॉम कस्टमर के तौर पे नहीं था, उसकी कुछ फेयर वैल्यू थी। तो मशीन डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट कितने से? सर 160,000 की मशीन्स थी डिवाइडेड बाय 2 मशीन्स के लिए, तो ये मेरे पास फिगर आ जाएगी 80,000 रुपीज़ की। सर इन्हीं एंट्रीज़ को मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा। अक्टूबर के बाद नवंबर 2016 को मैं फिर से एंट्री पास करूँगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट और CTC कंसिडरेशन टू कस्टमर एसेट क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल मेरी डेबिट होगी 240,000 से, सेल्स मेरी क्रेडिट होगी 223,992 से और 16,008 से CTC एसेट। सिमिलरली दिसंबर 2016 में भी यही एंट्री मैं पास करूँगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट और CTC एसेट क्रेडिट 240,000 रुपीज़ से, 223,992 से सेल्स और 16,008 से CTC एसेट। जनवरी में एंट्री में सिर्फ एक छोटा सा चेंज आएगा 2017
कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सीटीसी एसेट क्रेडिट सेम फिगर से 240,000, 223,992, 16,008 और साथ ही साथ मुझे जो तीसरी मशीन मिली, दूसरी मशीन जो मिली 80,000 रुपीज़ की, उसको भी रिकॉर्ड कर लूँगा। मशीन डेबिट और कैश या पेबल वॉट एवर द केस इज क्रेडिट। फिर उसके बाद फरवरी 2017 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स और सीटीसी एसेट क्रेडिट 240,000 रुपीज़ से और फिगर्स 223,992 और 16,008 से ये हो गया। ठीक, अगर अब मैं चेक करूं तो 5 महीनों की मैंने एंट्रीज पास कर ली, तो 80,000 की मैंने टोटल कंसिडरेशन टू कस्टमर अपने पास एज एन एसेट रिकॉर्ड करी थी। फिर ये पेमेंट आई 16,008 की, पहली पेमेंट ये रही, फिर उसके बाद दूसरी पेमेंट, तीसरी पेमेंट, चौथी पेमेंट और पांचवी पेमेंट। इनको अगर मैं चेक करूं तो ये टोटल मेरा 80,000 रुपीज़ बन जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करूंगा सर? इसके बाद बस कैश रिसीव करना रह गया मेरा, तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1.2 मिलियन रुपीज़ से। ठीक हो गया जी। ये सवाल मेरा यहाँ पे ख़त्म हुआ। पहला वाला जो केस था वो तो एक नॉर्मल सेल्स और परचेज़ की ट्रांजैक्शन थी, आप नॉर्मल अपनी सेल्स रिकॉर्ड करते, नॉर्मल अपनी परचेज़ रिकॉर्ड करते। दूसरा वाले केस में हमारे पास एक हिडन पेमेंट नज़र आई। क्यों? क्योंकि हमारे एसेट की फेयर वैल्यू कंसिडरेशन पेबिल से बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंटली कम है। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि एसेट की फेयर वैल्यू कंसिडरेशन पेड टू द कस्टमर से कम होगी, तो इसका मतलब एक हिडन पेमेंट है जिसको हम क्लासिफाई करेंगे एज अ कंसिडरेशन टू द कस्टमर। और सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है कि उसका आप एक रेशो निकालेंगे बाय द कंसिडरेशन टू बी गिवन ओवर कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड, और उस रेशो के हिसाब से ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उस एसेट को आप एक्सपेंस में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आके सर ये सवाल ख़त्म होता है, आगे बढ़ते हैं।